बीते साल 2003 में इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता सिटी दिखाई जाती है। यहाँ हम एक लेडी इबू रत्ना को देखते हैं जो कि एक लोकल रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है कि तभी अचानक दो पुलिस ऑफिसर उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। रास्ते में हमें पता चलता है कि इबू रत्ना एक माइकोलॉजिस्ट है और वह पुलिस ऑफिसर्स उसे एक सरकारी लैब में ले जा रहे थे। जहाँ पहुँचने पर उनमें से एक ऑफिसर रत्ना से कहता है कि उन्हें हाल ही में एक अजीब सा सैंपल मिला है जिसकी स्टडी उनकी समझ से परे है। वह ऑफिसर रत्ना को सैंपल की जांच करने के लिए कहता है। अब रत्ना माइक्रोस्कोप के थ्रू उस कॉर्डिसेप्स सैंपल को चेक करती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो सैंपल एक ह्यूमन बॉडी का था, जिस पर वह ऑफिसर से कहती है कि इस वायरस का ह्यूमन बॉडी में पनपना नामुमकिन है और उस बॉडी को चेक करने की मांग करती है जिससे वो सैंपल लिया गया था। अब वो अपनी जांच के दौरान पाती है कि उस बॉडी के पैर पर किसी के काटने के निशान थे। जब रत्ना बॉडी के मुंह से सैंपल निकालती है तो देखती है कि वो कॉर्डिसेप्स सैंपल अभी भी जीवित है और ये सब देख वो घबराकर लैब से बाहर भाग जाती है। अब पुलिस वालों से उसे पता चलता है कि ये बॉडी एक आटे के कारखाने से लाई गई है जहाँ से लगभग 14 लोग अभी भी लापता हैं। ऑफिसर बताता है कि उन्हें और 4 लोग मिले थे जिन्हें वे पहले ही मार चुके हैं। साथ ही वो ऑफिसर रत्ना से वैक्सीन बनाने की मांग भी करता है ताकि इस वायरस को जल्द से जल्द रोका जा सके, पर वो घबराते हुए कहती है कि उसकी पूरी ज़िंदगी इस इन्फेक्शन को समझने में निकल गई जिसका असल में कोई इलाज ही नहीं है। साथ ही वो उस ऑफिसर से कहती है कि अगर इस वायरस को जल्द से जल्द रोकना है तो उस पूरे शहर में बिना किसी देरी किए बम गिरा दो। ये सुन ऑफिसर के चेहरे पर खामोशी और घबराहट एक साथ छा जाती है और एक बार फिर से कहानी रुक करती है 20 साल बाद सन 2023 से। एली नींद से उठते ही अपने सामने जोल और टेस को बंदूक थामे हुए पाती है क्योंकि उन दोनों को डर था कि एली इन्फेक्टेड है और उसमें कभी भी बदलाव आ सकता है। अब एली उन्हें समझाती है कि वह इन्फेक्टेड नहीं है और उसकी बाजू पर बना हुआ घाव लगभग 3 हफ्ते पुराना है, जिसे सुन उन दोनों को एली की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता। टेस एली से पूछती है कि आखिर वह फायरफ्लाइज के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है, जिस पर एली सब बता देती है। वह कहती है कि फायरफ्लाइज के पास कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एली पर रिसर्च कर वैक्सीन बनाने वाले हैं, जिसके चलते मार्लिन उसे फायरफ्लाइज के दूसरे कैंप भेज रही थी जहाँ डॉक्टर्स उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनते ही जोल उसे नज़रअंदाज कर ये कहता है कि वो ये सब पिछले 20 साल से देखता आ रहा है और उस वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं बना है। जोल टेस से कहता है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि एली की बातों पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पर टेस उसे सफ़र को जारी रखने के लिए कहती है क्योंकि उन दोनों को टॉमी को ढूंढने के लिए एक गाड़ी की ज़रूरत थी जो कि सिर्फ उन्हें एली को दूसरे कैंप में ले जाने के बाद ही मिल सकती है। सफ़र को जारी रखते हुए वे तीनों अगले शहर पहुंच जाते हैं जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब चूंकि ये सब कुछ एली के लिए बिल्कुल नया था, इसलिए टेस उसे बताती है कि उस शहर पर बहुत साल पहले बम गिराया गया था क्योंकि वायरस को रोकने का महज वही एक रास्ता उस समय की मौजूदा सरकार के पास था। कुछ और आगे जाने पर वे तीनों देखते हैं कि एक इमारत के गिरने से आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद था, जिसके चलते अब उन तीनों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। हालांकि उनके पास एक शॉर्टकट रास्ता था जो कि बेहद खतरनाक था, मगर एली के साथ होने के कारण अब वो तीनों कम जोखिम वाला एक लंबा रास्ता चुनते हैं। बातों के दौरान एली अपनी बीते दिनों के किस्से बताते हुए उन दोनों से कहती है कि वो एक अनाथ है और काफ़ी दिन पहले वह चुपके से बाहर की दुनिया देखने आई थी। तभी एक खाली मॉल में एक इन्फेक्टेड शख्स से उसका सामना हुआ था, जिस कारण उस शख्स ने उसकी बाजू पर काट लिया था और इसी दौरान उसकी मार्लिन से मुलाकात हुई थी जिसने उसे अगवा कर अपने कैंप में रखा था। बातों के दौरान सफ़र कट ही रहा होता है कि उन तीनों को शहर के दूसरी ओर से क्लिकर्स की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन टेस अब एली को बताती है कि आगे का सफ़र उन्हें खामोशी से काटना होगा क्योंकि क्लिकर्स सिर्फ आवाज़ सुनकर ही अपना शिकार करते हैं। अब वह तीनों एक होटल में पहुंचते हैं जहां काफ़ी समय से पानी भर गया था, जिसे देख एली घबराते हुए उन दोनों को बताती है कि उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन जोल उसे एक ताना देते हुए कहता है कि
उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी इंसान को घुटनों तक पानी में मरते हुए नहीं देखा है। इसके बाद हम पहली बार एली को उस पानी के अंदर जाते हुए अपना एक और डर मिटाते हुए देखते हैं और इस तरह वो तीनों होटल की छत के ऊपर पहुंचते हैं, जहां एक बार फिर से उन्हें निराशा ही हाथ लगती है जब वे सैकड़ों की तादाद में इन्फेक्टेड्स को अपने सामने पाते हैं। एली के पूछने पर टेस बताती है कि ये सब इन्फेक्टेड आपस में एक नेटवर्क की तरह जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि एक पेड़ की जड़ें ज़मीन में फैली हुई होती हैं, वैसे इनके शरीर में मौजूद कॉर्डिसेप्स की जड़ें भी एक नेटवर्क की तरह होती हैं जो ज़मीन और दीवारों पर फैली होती हैं, जिसकी वजह से ये सभी इन्फेक्टेड अपने शिकार को मीलों दूर से सुन और महसूस कर सकते हैं। अब तीनों उस इन्फेक्टेड की भीड़ को अवॉइड करते हुए दूसरे रास्ते की ओर अपना रुख करते हैं, जो कि म्यूज़ियम से होकर जाता था, जहाँ पर जोल देखता है कि म्यूज़ियम के अंदर से कॉर्डिसेप्स की जड़ें बाहर की तरफ फैली हुई थीं। जांच करने पर वह पाता है कि वे सूखी हुई हैं। इसका मतलब जिस इन्फेक्टेड के अंदर से वे जड़ें निकली हैं वो मर चुका होगा। खैर, अब तीनों सावधानी से म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होते हैं और उनकी नज़र एक लाश पर जाती है जिसकी हाल ही में मौत हुई थी। अब उसके ज़ख्म इतने ताज़ा और अजीब थे कि उन्हें कुछ आशंका होती है, क्योंकि इन्फेक्टेड कभी भी अपने शिकार पर उस तरह का घाव नहीं बनाते हैं। एस सबको हौसला देते हुए कहती है कि शायद उस आदमी पर म्यूज़ियम के बाहर हमला हुआ हो और अपनी जान बचाने के लिए वो अंदर आकर छुप गया हो। ज़्यादा देर में करते हुए वे तीनों ऊपर की ओर जाने लगते हैं और जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं कि तभी अचानक उनका सामना क्लिकर से होता है, जो उनकी कदमों की आहट सुनकर उन तीनों पर हमला कर देते हैं। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो तीनों उन्हें मार गिराने में सफल हो जाते हैं। अब इन सब के बीच हम देखते हैं कि एली को एक बार फिर से इन्फेक्टेड द्वारा काट लिया गया था, पर उसके बावजूद भी उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं होता है, जिसे देख पहली बार जॉन और टेस को एली की बातों पर थोड़ा यकीन होता है। खैर, अब बिना देरी किए वो तीनों छत की खिड़की से बाहर निकल आते हैं और शाम होने से पहले अपना सफ़र जारी रख जल्द से जल्द अपनी मंजिल की ओर रुख करते हैं। अब बताई हुई लोकेशन पर पहुंचकर वो तीनों देखते हैं कि एली को ले जाने वाला फायरफ्लाइज का ट्रक वहीं खड़ा था, पर वह बिल्कुल खाली था। अब थोड़ी और जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें बिल्डिंग की स्टेयर्स पर खून के निशान मिलते हैं, जो कि सीधा बिल्डिंग के अंदर जा रहे थे, जिसे देख वो दोनों एली को बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। अब अंदर आते ही वे सभी फायरफ्लाइज को ज़मीन पर मरा हुआ पाते हैं, जिनमें से एक इन्फेक्टेड भी था, जिसे देख उन तीनों को सारी घटना का अंदाज़ा हो जाता है कि यह काम फेडरा का नहीं बल्कि उसी इन्फेक्टेड का है जिसने बाकी सभी की जान ली होगी। खैर, अब हम देखते हैं कि टेस हड़बड़ी में उनके द्वारा छोड़ा गया कोई मैप या रेडियो ढूंढना शुरू कर देती है। इसे देख जूल हताश होते हुए उसे कहता है कि अब सब खत्म हो चुका है, अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। पर टेस जूल से जिद करती है कि उन्हें एली को किसी भी तरह बताए गए डॉक्टर्स तक लेकर ही जाना होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एली की वैक्सीन बनाने वाली बात को सच मानती थी। अब उसकी ऐसी हड़बड़ाहट को देख एली समझ जाती है कि म्यूज़ियम में क्लिकर्स के हमले के दौरान टेस भी इन्फेक्ट हो चुकी है। जोल के कहने पर टेस खामोशी से अपना निशान दिखाती है, जो वक्त के साथ साथ और बढ़ रहा था। ये देख जोल को एक झटका सा लगता है, क्योंकि टॉमी के बाद एक वही थी जिस पर वो पूरी तरह से ट्रस्ट करता था। अब टेस जोल को एली का निशान दिखाती है, जो कि लगभग ठीक हो चुका था। इसे देख उसे फाइनली टेस की बातों पर यकीन हो जाता है और वह समझ जाता है कि एली सच में उस वायरस से इम्यून है। टेस जोल से जिद करती है कि इस हालत में उसका सफ़र करना नामुमकिन है, इसलिए जोल फ़ौरन एली को लेकर बिल और फ्रैंक के पास जाए और उन दोनों की मदद से फायरफ्लाइज के दूसरे कैंप की ओर निकल जाएं। अब ये बिल और फ्रैंक वही दो लोग हैं जो जोल को 60s और 70s के गाने रेडियो पर सुनाकर नया काम देते थे। खैर, जैसे ही टेस अपनी बात ख़त्म करती है कि तभी अचानक एक इन्फेक्टेड होश में आ जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते जोल उस पर गोली चला देता है और हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद कॉर्डिसेप्स की जड़ें इस बात का सिग्नल मीलों दूर दूसरे इन्फेक्टेड तक पहुँचा देती हैं। अब ये इन्फेक्टेड इतने तेज़ होते हैं कि लगभग 1 मिनट में ही उन तीनों के पास आ जाएंगे। ये देख टेस जोल को फ़ौरन वहाँ से निकलने की सलाह देती है और खुद पीछे रहकर उन्हें रोकने का प्लान बनाती है। जोल टेस से आखिरी विदा लेता है और एली को बाहर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर
टेस ज़मीन पर फ्यूल और बम गिराकर हाथ में लाइटर लिए इन्फेक्टेड लोगों का इंतज़ार करती है और हम देखते हैं कि अगले ही पल सभी इन्फेक्टेड लोग टेस के सामने होते हैं। अब टेस लाइटर जलाने की बहुत कोशिश करती है पर उसका लाइटर नहीं जलता, लेकिन उसके लाइटर की आवाज़ सुनकर एक इन्फेक्टेड टेस को घूरते हुए उसके पास आ जाता है और उसे चूमते हुए धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर अपना वायरस ट्रांसफ़र करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच अब ये देख वो दोनों समझ जाते हैं कि टेस के साथ उनका सफ़र बस यहीं तक का था और उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो दोनों अपनी आगे की मंजिल की ओर चल देते हैं।